हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने और हमारे प्यारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्त, आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट भी इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए दोस्त, होता यह है इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड। यहाँ सर्किट थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप लोग इसको वो करिएगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिक सर्किट और करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव में, जो भी आई है, जो आने वाले हैं इस साल, जिसकी आने की चांसेस इस साल बहुत ज़्यादा है, वे सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो कॉपी और कलम लेके हो जाए तैयार, क्योंकि आपके सामने है महत्वपूर्ण 40 सवाल। तो चलिए दोस्त, आज का क्वेश्चन क्या है, पहले सवाल से ही शुरुआत करते हैं। समय गंवाए बिना पहले सवाल से ही हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चंस आते होंगे, उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आते होंगे, मुझे पक्का भरोसा है। आप लोग जरा पॉज करके ट्राई करके देखो क्या ये आता है या नहीं आता। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में, प्रतिरोधों को जब कहाँ जोड़ा गया, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब समझ रहे हो ना। समांतर क्रम का मतलब ये होता है कि एक तो दूसरा प्रतिरोध होगा जस्ट इसके नीचे। एक प्रतिरोध यहाँ है तो दूसरा प्रतिरोध जस्ट इसके होगा कहाँ पर, नीचे। और मान लो कि इसका प्रतिरोध हमने दे दिया R1 और इसका प्रतिरोध हम लोगों ने दे दिया R2। तो आपसे पूछ रहा है कि इस सवाल में ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा है जो दोनों प्रतिरोधों में बराबर होगा। एक काम करते हैं दोस्त, इनको एक सर्किट से जोड़ देते हैं और एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। अब देखो, अगर ये बैटरी इनको धारा देगी तो धारा यहाँ तक आएगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा धारा दो अलग अलग दिशाओं में बट जाएगा। एक धारा यहाँ चला जाएगा, एक धारा इधर चला जाएगा। अब जहाँ प्रतिरोध कम होगा धारा उधर से ज़्यादा जाएगा। अरे प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, जाम लगना। जाम लगना, जैसे जाम रोड पे लग जाता है तो आपकी बाइक जो होती है, गाड़ी जो होती है, ट्रक जो होती है, बसेस जो होती हैं, वो कम जाती हैं उधर से, क्योंकि जाम लगा हुआ है। उसी प्रकार से अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा उधर से कम जाएगी। प्रतिरोध का काम ही है धारा को रोकना। तो अगर ये R ज़्यादा है तो धारा जो है कम जाएगी, और अगर R कम है तो धारा अधिक जाएगी। और अगर ये दोनों बराबर होंगी तो धारा जरूर दोनों से बराबर जाती। समझ गए बात को। तो यहाँ पर तो समझ में आ गया सर कि यदि समांतर क्रम में जुड़े हों तो इनसे धारा जो है अलग अलग जाएगी, धारा समान नहीं होगी। पक्का? अच्छा सर, विभवांतर एक दिया हुआ है, ये क्या? विभवांतर से मेरा तात्पर्य दोस्त ये है कि दोनों अगर एक ही जगह से शुरू, देखो कोई भी तार है, जैसे ये तार है, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट होगा, है ना। तो इनके बीच का अगर वोल्टेज 10 वोल्ट है ना, तो इनके बीच में कितनी भी सारी चीज़ें जोड़ दो, कितनी भी सारी चीज़ें जोड़ लो, कितनी भी सारी चीज़ें जोड़ लो, सबका जो यहीं पे आके ख़त्म होंगी, है ना, सबका वोल्टेज 10 ही वोल्ट रहेगा। तो सर ऐसा ही तो यहाँ पर है, दोनों यहीं से शुरू हैं बिंदु ए से, और दोनों यहीं पर ख़त्म हो रही हैं बिंदु बी पर। ये दोनों का आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही है। इसका मतलब कि इनका विभवांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर, कि यहाँ पर बोल रहा समांतर क्रम, अगर यहीं पर बोल देता कि सर श्रेणी क्रम में है तो कौन सा समान होगा, श्रेणी क्रम में होता तो देखो, श्रेणी क्रम में भी समझ लीजिए, श्रेणी क्रम में जुड़े रहने का मतलब क्या होता है। श्रेणी क्रम में मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध यहाँ पे। देखो अगर आप इसको सर्किट से जोड़ते हो ना, तो देखो दोनों अलग अलग जगहों पे खत्म है, अलग अलग जगहों से शुरू है, तो वोल्टेज तो अलग अलग होगा, लेकिन समाप्त यहाँ पे देखो, अगर धारा आई गई, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी क्या हो जाएगी, आई, तो धारा दोनों से क्या होगी, समान होगी। तो श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो धारा समान होगी, और अगर वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हों तो वोल्टता समान होगी, विभवांतर समान होगी। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल जो है प्यारे दोस्त, वो देखो, यहां पे बहुत खूबसूरत सवाल दिया हुआ है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड, कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। देखो एक ट्रिक है यहाँ पे, ऐसे सवाल जो है ना बोर्ड एग्जामिनेशन में 2-3 हमेशा पूछता है, और कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लो, हर जगह आपको 1-2 सवाल इससे जरूर मिलेंगे। तो देखिए दोस्त, ऐसे सवालों को बनाते कैसे हैं, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रिक ये है, एक कंसेप्ट आप ध्यान रखोगे, जैसे बीबी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखो याद करना बहुत आसान है इसमें। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। एक भाई साहब थे जिनका नाम था बीबी राय, है ना, बीबी रॉय, फुल फॉर्म कुछ होगा इनका, है ना, वेरी गुड वाइफ।
तो देखो इस कंडीशन में जो भी मैंने कैपिटल लेटर से लिखा है सब कलर्स के नाम है, जो भी मैंने यहाँ कैपिटल लेटर्स में लिखा है सब कलर के नाम है। जैसे B4 तो B4 ब्लैक, अच्छा दिस B4 ब्राउन, ब्राउन भूरा, काला भूरा। R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो पीला, G4 ये G4 क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर G4 ग्रीन, आपको याद है G4 ग्रीन, B4 ब्लू, ओके, V4 वायोलेट, G4 ग्रे और W4 वाइट। दोस्त ये देखो तुम यहाँ पर सारे कलर्स के नाम मैंने लिख लिए। अब इनके नंबरिंग जरा मैं कर दूँ, नंबरिंग कर दो जरा। यहाँ पर ये ब्लैक का मतलब वो 0, ब्राउन का मतलब 1, ये 2, ये 3, सब देखो एकदम स्टार्टिंग से मैं नंबरिंग करते जाता हूँ। 5, 6, 7, 8 एंड दिस वन इज 9। तो आपसे देखो ये वाला जो तुरंत अब कॉपी में नोट कर लो। इससे क्या होगा ना कि आगे जो भी सवाल आगे अभी और 2-3 आएंगे, सारे सवाल चुटकी बजाकर बस ऐसे चुटकी बजाओगे और ये खत्म हो जाएगा। देखो ऑलरेडी ये पूछा हुआ 2021 का सवाल है ये, एफ एनुअल में। तो कौन सा होगा सर, कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का अंग्रेजी तो जानते ही होगे ना, येलो है ना। येलो कहाँ, येलो का कितना रंग कोड 4, तो रंग कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर आप याद रखोगे तो आने वाले कोई भी सवाल में किसी भी तरह के प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल है। यहाँ पर टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। देखो भाई ऊष्मा जो उत्पन्न होती है किसी भी चालक में आर प्रतिरोध के कारण, तो I² RT होता है। ये कब होता है, जब आपको धारा दिया हो, प्रतिरोध दिया हो और कितने समय तक धारा प्रवाहित हो रही हो वो दिया हो, तो ये फार्मूला लगाओगे। कभी कभी धारा न दे के विभवांतर दो बिंदुओं के बीच क्या दे देगा, तो ऐसे के लिए आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे, है ना। इस पर भी सवाल आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा, इसी वीडियो में इस सवाल पर मिलेगा आपको क्वेश्चन, है ना। चलो तो ये H बराबर V² × T ये कब देगा, जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दिया हो, धारा ना दिया हो। ये कब लगेगा, जब धारा दिया हो, विभवांतर ना दिया हो। तो ये वाला और ये वाला दो ही उत्पन्न ऊष्मा के फॉर्मूला होते हैं। तो अब ऑप्शन में सेलेक्ट कर लो कौन सा होगा तुम्हारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको खुलेआम दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़ा आसान था सर। देखिए सारे सवाल ही आसान होते हैं, बस आपको क्या होता है ना, NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है। NCERT अगर आपने पढ़ा है तो आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है ना। NCERT इस ब्रह्मांड में भाई जहां तक आपने किताबें खरीदी है, बहुत सारी किताबें खरीद के आपने पढ़ी होगी, आपके ब्रह्मांड में बहुत सारी किताबें होंगी, लेकिन भाई दिमाग में ये बिठाना कि NCERT से प्रमुख कोई नहीं है ना। उसका लाइन बाय लाइन आपका क्लियर है तो कोई भी कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटने वाला नहीं है। लो फिर से आ गया, ये देखो कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या है। अभी अगर आपने कॉपी में नोट किया है, अगर कॉपी में नोट नहीं किया तो तुरंत बैक जाइए और वहां पर देखिए कि हरे रंग का क्या है कोड। तो हरे रंग का ग्रीन का कोड होता है 5, ग्रीन का कोड क्या होता है 5। आप लोग देखिए पिछले, तुरंत जाइए बैक और उसको नोट करिए कॉपी पे, मैंने बोल रखा था कॉपी पे तुरंत उसको नोट कर लीजिए, आगे आने वाले सवाल बहुत सारे मिलेंगे। तो हरे रंग का कोड क्या होता है 5, तो 5 हो जाएगा। तो 5 में ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। देखिए नेक्स्ट क्या है, पदार्थ की प्रतिरोधकता। सबसे पहले रेसिस्टिविटी किससे डिनोट करते हैं, रो से। पदार्थ की प्रतिरोधकता का निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो पदार्थ की प्रतिरोधकता तो छोड़ो, आपको ये वाला समय याद होगा। प्रतिरोध किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। और ये समानुपाती का चिन्ह हटता था, एक नियतांक आता था जिसको हम लोग बोलते थे प्रतिरोधकता, और ये इस प्रकार का फॉर्मूला बनता था। मुझे यहाँ से प्रतिरोधकता का सूत्र निकालना है, तो प्रतिरोधकता का जब सूत्र निकालोगे तो RA/L हो जाएगा। तुमको याद होगा इसका मात्रक ओम मीटर हम लोग निकाला करते थे, है ना। तो देखो ना RA/L, जरा इस चारों ऑप्शन में ढूंढो ना RA/L कहाँ है। सर पहले के नंबर पे है तो क्लिक कर देंगे, समझ गए। बेहद आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ करना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको केवल ध्यान देना होता है। सारे सवाल आपके लिए इजी हैं। यहाँ पे देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, बिना देखे आंसर कर सकते हो। चांदी से अच्छा चालक हमारे यहाँ कोई उपलब्ध नहीं है।
हाँ, धातुओं में बोल रहे हैं हम। अब मिक्स कर करके आप लोग बहुत अच्छा चालक बना दीजिए। ऐसे तो हम ट्राई सुपर कंडक्टर बनाने के लिए भी लोग कर रहे हैं कि नहीं, हमारे वैज्ञानिक ऐसा काम कर रहे हैं, अभी तक हासिल नहीं हुई है हमारे पास ऐसी उपलब्धि। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक अगर हमारे पास अभी कोई अवेलेबल है तो वो है चांदी। ठीक है, चलिए, इसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, प्रतिरोध जो होता है सबसे कम होता है, इसके कारण से इसकी चालकता बहुत अधिक हो जाती है। अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा अगला है वो क्या है सर, ये देख लो। 1 एम्पियर बराबर होता है, सबसे पहले तो देखो एम्पियर किसकी मात्रक है, तो एम्पियर जो है धारा की मात्रक है, करंट का। एम्पियर किसका मात्रक है, करंट का। तो चलो, करंट क्या होता है, तो I बराबर होता है Q/T। I बराबर क्या होता है, Q/T, और Q का मात्रक हो जाता है कूलम्ब। Q का मात्रक क्या हो जाता है दोस्त, कूलम्ब, और T का मतलब हो जाता है सेकंड। और आपको याद होगा मैंने लिखवाया इस बात को कि 1 कूलम्ब प्रति सेकंड को ही 1 एम्पियर कहा जाता है, और यहाँ से बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ से 1 एम्पियर 1 कूलम्ब प्रति सेकंड के बराबर हो जाती है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। बेहद आसान है कि नहीं है सर, आसान तो है ही, पहले भी कर चुके थे हम लोग, है ना। चलिए, ये अगर ऐसे अपने मन से कर ले रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और मैं तो अब ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा 15 चैप्टर में कम से कम हर चैप्टर से 2-2, 3-3 वीडियो डालूंगा, ताकि एक भी पॉसिबिलिटी ऐसी ना हो कि क्वेश्चन बाहर से आ जाए और आपको परेशानी झेलना पड़े। बिल्कुल नहीं, निश्चिंत होकर आप वीडियो देखिए, और वीडियो देखकर कोई भी सेट उठाकर बनाना शुरू कीजिए। सेट हो बनाते समय अगर कहीं किसी समय प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7808005791, है ना। इस पे आप उस क्वेश्चन को मैसेज कर दीजिए, या फिर आप टेलीग्राम में नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में बूम फिजिक्स के नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप उस चैनल में भी उसको पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप वहाँ पोस्ट कर देते तो भी हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करके आपको दे देंगे, और अगर उसमें भी समझ में नहीं आता तो वो क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा, ताकि आपको समस्या बिल्कुल ना हो। तो देखिए दोस्त, विद्युत वाहक बल की इकाई है, देखिए धड़ाक से आप न्यूटन मार दोगे, धड़ाक से न्यूटन मार दोगे। क्यों मार दोगे, क्योंकि बल लास्ट में बल है। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा धैर्य और यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर विद्युत वाहक बल ईएमएफ की बात कर रहा है, और विद्युत वाहक बल क्या होता है, एक तरह का वोल्टेज होता है, आपको पढ़ाया गया है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, वोल्टेज होता है। कहाँ का वोल्टेज होता है, बैटरी अभी एकदम ताज़ा हम लोगों ने चार्ज किया है, और बैटरी को हम लोगों ने ताज़ा जब चार्ज किया है, फुल चार्ज है, किसी तरह का धारा उससे हम लोगों ने नहीं खींचा है, तो उस समय उसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज होगा वही विद्युत वाहक बल कहलाता है, और वो हो गया विभवांतर, एक तरह का वोल्टेज। तो वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, तो विद्युत वाहक बल का भी मात्रक कितना हो जाएगा, वोल्ट। तो आप बल न्यूटन मारोगे कि वोल्ट मारोगे, सर बेहिचक वोल्ट मारेंगे सर, न्यूटन मारते ना सर, मारते, लेकिन अब नहीं मारेंगे। ठीक है दोस्त, एकदम बढ़िया, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ये देखिए, वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्ट मीटर क्या मापता है। देखिए वोल्ट मीटर, वोल्ट का मतलब विभवांतर, मीटर माने मापने वाला। तो एक ऐसा मापने वाली यंत्र, एक ऐसा मापने वाला यंत्र जो क्या मापता हो, वोल्टेज मापता हो, जो विभवांतर मापता हो, हम उसी को कहते हैं वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर प्रतिरोध मापने के लिए क्या इस्तेमाल होगा सर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए एक नया यंत्र बना है, व्हीटस्टोन सेतु। आप याद रखिएगा, व्हीटस्टोन सेतु से प्रतिरोध मापा जाता है, चाहे वो उच्च प्रतिरोध हो चाहे वो निम्न प्रतिरोध हो। धारा, ये भी नहीं होगा। धारा को मापने के लिए आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है आमीटर। धारा को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, आमीटर। और यहाँ विभवांतर, जीएस, विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और केवल वोल्ट मीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विभवमापी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। विभवमापी पढ़े हैं आप लोग, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन करा था। विभवमापी और वोल्ट मीटर दोनों एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विभवमापी एक्यूरेट वोल्टेज देता है, वोल्ट मीटर एक्यूरेट वोल्टेज नहीं, एवरेज वोल्टेज देता है। और ध्यान दीजिएगा, विभवमापी बड़ा होता है साइज में, वोल्ट मीटर छोटा होता है साइज में। विभवमापी आसान नहीं होता है इस्तेमाल करने में, वोल्ट मीटर ज़्यादा आसान होता है इस्तेमाल करने में। तो ये प्रीफर कर दे तो हम लोग, ये डोमिनेट कर जाता है यंत्रों में जब वोल्टेज को मापना होता है। ठीक है दोस्त, ओके। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी सवाल खूबसूरत है। यहाँ पर कह रहा है कि 25 वाट और 220 वोल्ट, 100 वाट और 220 वोल्ट की दो बल्बों में प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा।
प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक बात दिमाग में बिठा लो कि दोनों का वोल्टेज बराबर है, दोनों का वोल्टेज बराबर है। अब पिछले ही पहला नंबर ही क्वेश्चन में अगर नहीं ध्यान है तो पहला क्वेश्चन पे फिर से जाइए कि समांतर क्रम में अगर कोई भी चीज़ जुड़ा रहता है तो उसका वोल्टेज फिक्स हो जाता है, विभवांतर जो होता है फिक्स हो जाता है। तो किसी भी की क्षमता जो होती है, शक्ति जो होती है, वो वोल्टेज वी स्क्वायर बाई आर, ये देखो वी स्क्वायर बाई आर, कब, जब वोल्टेज कांस्टेंट हो, जब वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो, दोनों का वोल्टेज बराबर है, कांस्टेंट है। और यही हो जाता पी बराबर आई स्क्वायर आर, कब होता ये, जब आई हमारा क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता, आई हमारा नियत होता। दोनों से धारा अगर बराबर जा रहा होता तो इस फार्मूला के हिसाब से बात करते हैं, और दोनों में वोल्टेज अगर बराबर हो गया तो हम इस फार्मूला के हिसाब से बात करेंगे। यहाँ पे देखो P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, मतलब कि P आर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पर P आर के समानुपाती है। दोस्त मेरे, अगर धारा दोनों से बराबर जा रही होती तो प्रतिरोध उसी का ज़्यादा होता जिसकी शक्ति ज़्यादा होती। तो शक्ति 25 की 100 की ज़्यादा है। तो अगर धारा समान जा रहा होता तो 100 वाट का प्रतिरोध ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ पे धारा समान नहीं है, वोल्टेज समान है। अब जब वोल्टेज समान होगा तो बबुआ प्रतिरोध उसी का ज़्यादा होगा जिसका शक्ति कम होगा। तो शक्ति किसका कम है, 25 वाट की कम है। 100 वाट से 25 वाट कम है, तो 25 वाट शक्ति कम है तो प्रतिरोध उसका ज़्यादा होगा। प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा, तो 25 वाट की प्रतिरोध ज़्यादा होगी। स्पष्ट है, क्लियर है, ओके। बढ़ते हैं आगे। इस सवाल में हम लोग क्या ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी खूबसूरत सवाल है और ये 2019 में पूछा हुआ सवाल है। बढ़िया सवाल है, वास्तविकता में बढ़िया सवाल है, और ये आंसर आपका भी गलत दिया हुआ है यहाँ पे। इसीलिए देखिए, कोई भी गेस पेपर हो, कोई भी क्वेश्चन सेट हो, कहीं का क्वेश्चन आप ले, क्वेश्चन का आंसर आप खुद से पहले ट्राई करें। नहीं होता है, कहीं भी आप पढ़ते हो, टीचर से संपर्क करें। गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक के आंसर पे बिल्कुल आप भरोसा ना करें। देखिए कैसे यहाँ पे ये गलत साबित होगा। आइए, अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, एक दोस्त यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि इनका वोल्टेज फिक्स होगा, इनका वोल्टेज फिक्स होगा, वोल्टेज बदलेगा नहीं, वोल्टेज समान होगा। तो उष्मा का परिणाम क्या होगा, देखो वोल्टेज जब समान होता है तो उष्मा का फॉर्मूला ये लगता है, ये आपको याद हो तो फॉर्मूला अभी पिछला लेक्चर पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया था कि H बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये कब होगा, जब वोल्टेज बराबर हो। तो अब कह रहा है कि प्रतिरोधों का अनुपाती है, देखना यहां से ध्यान से, H जो है व्युत्क्रमानुपाती है R के, है ना, यानी कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसमें उष्मा कम, और जिसमें प्रतिरोध ज्यादा उसमें उष्मा कम, उसमें उष्मा ज्यादा। देखो अक्सर लोग क्या करते हैं ना, ये वाला ही याद रखते हैं, ये वाला टर्म कि प्रतिरोध ज्यादा होगा, उष्मा ज्यादा होगा। अरे काहे नहीं ज्यादा होगा, एकदम ज्यादा होगा, एकदम आप सही भी कह रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये कब के लिए है, जब सभी प्रतिरोध धारा समान जाए। और ये तभी हो सकता है जब सभी प्रतिरोधों को अपने श्रेणी क्रम में जोड़ा हो। लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा है मेरे मित्र, किस में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है। समांतर क्रम में जोड़ता है तो वो विभवांतर समान हो जाता है। अब विभवांतर जब समान हो जाएगा तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतनी ही कम उष्मा उत्पन्न होगी। ये बात आपको ध्यान देना है। तो अब देखो यहाँ पर H1/H2 का रेशियो हो जाएगा R2/R1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर हो जाएगा H1/H2 बराबर R1/R2, याद रखिएगा। लेकिन अभी ये वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़ने पर ये वाला केस होता है। देखो R1 3 है, R1 3 है और R2 कितना है, 4 है। तो H1/H2 का रेशियो आ गया 4:3। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गए, छोटा सा सवाल था, कंफ्यूजिंग सवाल था। बड़े बड़े लोग गलती कर देते हैं ऐसा सवालों में। दिमाग में ये जो बैठा हुआ है, ये चुड़ैल बन के बैठी हुई है दिमाग में, है ना, इन दिमाग को क्लियर कीजिए, इसको हटाइए। चलिए दोस्त, आते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 12, फिर से देखिए, लाल रंग का कलर कोड में पूछ रहा है भैया, लाल रंग का। फिर से चले जाओ उसी में, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाले में, कलर कोड लाल रंग का, बी बी रॉय। अरे ये तो देखो 0 1 2 नंबर पे ही था, तो आपका आराम से ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समस्या तो बिल्कुल नहीं है ऐसे सवालों में। ऐसा रामबान बता दिया मैंने आपको ना कि कभी भी कहीं भी जाओगे आराम से बना के आ जाओगे। ये देखो तारों का जाला बना हुआ है, जाला, नेटवर्क बोल देंगे उसको। नेटवर्क जानते हो ना, बहुत सारे तार, बिजली का तार एक जगह खच 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 आया हुआ है, कुछ समझ में नहीं क्या होता कि तार कहाँ से गइल बा। वैसा ही कुछ यहाँ पे है। कह रहा है कि चित्र को ध्यान से देखिए और आई का मान बताइए। आई यही है,
इसका मान बताना है। यानी कि यहाँ से आई का जंक्शन कौन है, ये है। अच्छा, आई वाले जंक्शन पे आने वाली धारा कितनी है, 16 आ रही है, और 16 आने के बाद 8 इधर चली गई, तो इधर किधर जाएगी? अरे 16 आई, 16 आदमी आए यहाँ पर, 8 आदमी इधर चले गए, तो इधर कितने जाएंगे? 8 आदमी नहीं जाएंगे। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर। इधर हई वाला के तो ध्यान नहीं के देवे के, खचाक, कोई काम नहीं है, दिमाग लगाना है केवल। इसको देखिएगा, फंस जाइएगा, फंसिएगा नहीं, लेकिन ज़्यादा समय लग जाएगा। 16 एम्पियर है, 8 इधर चले गए तो 60 इधर जाएंगे। आई हमारा 8 एम्पियर हो गया। लो, क्लियर है? ए 8 एम्पियर। खूब बढ़िया दोस्त, खूब बढ़िया। अभी देखिए अगला सवाल 14 नंबर देखते हैं। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आप लोग एमीटर पढ़े हैं। एमीटर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि धारा का मापन कर सकें, और धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर की आवश्यकता होती है। अब देखो, गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कैसे बदलते थे? गैल्वेनोमीटर ले लेते थे और समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध वाला, जो मान वाला प्रतिरोध ऐड कर देते थे, और हमारा प्रतिरोध जो हमारा गैल्वेनोमीटर था एमीटर में बदल जाता था। अब देखो, कह रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए? नहीं, बहुत कम होना चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए। एमीटर होता, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। अरे 0 हो जाए तो सबसे बढ़िया, आदर्श एमीटर हो जाएगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 हो जाता है। वहीं पर वोल्ट मीटर उल्टा हो जाएगा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, और अगर अनंत हो जाए तो सबसे अच्छा आदर्श वोल्ट मीटर कहा जाएगा, है ना? क्लियर है? याद रखिएगा, अमीटर में प्रतिरोध कम, वोल्ट मीटर में प्रतिरोध ज्यादा। अमीटर में प्रतिरोध कम, वोल्ट मीटर में प्रतिरोध ज्यादा। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है? प्लांक स्थिरांक, अरे एच के बारे में बात करें, केमिस्ट्री में भी पढ़े होगा। 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। वैल्यू क्या होता है? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना? जूल का मतलब क्या? वर्क, और वर्क का विमा ml2-2, और समय का विमा t, तो t का t। तो हमारा जो रिजल्टेंट आ गया ml2t-1। देख लो, ml2t-1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 नंबर देखिए अभी बोला और सवाल आ गया, और देखिए 2019 में पूछा हुआ है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एक एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। अगर आदर्श एमीटर बनाना चाहते हैं तो प्रतिरोध को 0 कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कितना, एक क्वेश्चन, एक कोई भी क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं ना, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बात करने वाला, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई, घनाभ का मतलब तो आप समझते ही होंगे, घनाभ का मतलब ऐसे समझते ही होंगे, यह होता है घनाभ। घन, घन अलग है, घनाभ अलग है। घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घनाभ में ऐसा नहीं है ना? अब देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल ये भी बहुत मज़ेदार है। कह रहा है कि चौड़ाई और ऊंचाई समान है। अगर मैं चौड़ाई इसको कहूँ x, ऊंचाई इसको कहूँ x, तो दोनों समान है, लेकिन लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। ये वाला जो लंबाई आपके पास है वो अपनी चौड़ाई का दुगनी है, मतलब 2x है। तो क्या कह रहा है कि महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करें। एक काम करते हैं, पहले प्रतिरोध ऐसे निकाल लेते हैं और फिर प्रतिरोध ऐसे निकाल लेंगे, है ना? चलो R1 निकालते हैं। पीला वाला नहीं दिख रहा होगा तो आपको एक काम करते हैं, पिंक वाला कर देते हैं। ये R1 निकाल लेते हैं। रो का रो, और लंबाई कौन होगा? देखो, अगर ऐसे धारा आप भेज रहे हैं, ऐसे धारा आप भेज रहे हैं, तो लंबाई लेंगे जिस जो धारा के समांतर हो। तो धारा के समांतर ये वाली भुजा है, तो हम लंबाई की जगह पे x लेंगे। क्षेत्रफल कौन लेंगे? क्षेत्रफल लेंगे हम ये वाला, जो धारा भेज रहे हैं उसके जो लंबवत वाला है। तो ये x है और ये 2x है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल 2 × x का x स्क्वायर, 2x x स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया इसके अकॉर्डिंग। अब दूसरा एक काम कर लेते हैं, एक और घना बना लेते हैं दोस्त, एक और घना बना लेते हैं, एक और घना बना लेते हैं। लेकिन अब की बार थोड़ा सा एक काम करेंगे, अब की बार जो हम धारा भेजेंगे वो इस तरह का भेजेंगे, इस तरह से धारा भेजेंगे, ऐसे, है ना? तो इस तरह से धारा भेजेंगे तो लंबाई अब की बार धारा के समांतर वाला हो जाएगा 2x वाला, और क्षेत्रफल हमको ये लेना पड़ेगा x × x, x स्क्वायर। तो R2 बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, R2 बराबर हमारा हो जाएगा रो इंटू लंबाई कौन, इसके समांतर कौन है? 2x, लंबाई 2x, अब बटा में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना? x × x, x का x स्क्वायर। तो अब कह रहा है कि बड़ा वाला और छोटा वाला महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो महत्तम कौन है इसमें? बड़ा कौन है? रो x/2x स्क्वायर है, माने R2/R1 हमको करना पड़ेगा। तो ये R2 बड़ा और ये छोटा, तो रो 2x/x स्क्वायर गुना भागा कर रहा है ना, तो 2x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2x x स्क्वायर, अब बटा में रो इंटू x, रो x खत्म,
एक्स स्क्वायर खत्म, 2 इंटू 2 4, 4/1, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4। तो हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे भी आप देखो ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपका सही आंसर कौन है 4 है। समझ के बात को, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए और दोबारा ट्राई कीजिए, दोबारा ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो कमेंट करिए कि सर दोबारा समझाइएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 17 से 18 में बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा, देखो आई दिया है, धड़ाक से नोट करो, 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे प्रति सेकंड, कितने एम्पियर, टी बराबर दे दिया 1 सेकंड। दोस्त क्यू निकाल लो, क्यू बराबर होता है आई टी, और क्यू बराबर एन ई भी होता है, और ये आई टी भी होता है। मुझे एन चाहिए, तो एन अगर चाहिए ना आपको, तो आप आई टी या बटा में ई कर दो। दोस्त आई की जगह पे 1, टी की जगह पे सॉरी आई की जगह पे 1 नहीं है, आई की जगह पे 3.2, टी की जगह पे 1 और ई की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो 2 मर्त में खत्म, तो 2 का 2 है 10⁻⁻19 ऊपर जाए तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ये देखो इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके होंगे। तो 2 गुना 10⁻19, आंसर नंबर कौन सा है ए। ये अब क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ, क्या कह रहा है, बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों का बीजगणितीय योग प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए। याद रखिएगा ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है, किरचॉफ का सेकंड लॉ, इसका मतलब उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज लॉ, लूप लॉ। और इसमें क्या होता है ना कि सेल का आप विभवांतर ले लो और सभी प्रतिरोधों से विभवपात ले लो और सभी वोल्टेजों को जब जोड़िएगा ना तो उनका बीजगणितीय योग कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप देख लो कौन सा आंसर होना चाहिए, हमेशा 0 होता है। क्या होता है दोस्त, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। अब आसान आसान सवाल आपको और मिलना शुरू हो जाएंगे। ये सवाल मैंने पिछले लेक्चर में करा है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा दोस्त, किलोवाट शक्ति का मात्रक है और घंटा समय का मात्रक है, यानी कि पी और टी में गुना करना है। और जब पी और टी में गुना करोगे तो तुमको मिलेगा डब्ल्यू। डब्ल्यू 3 चीज़ों को एक कार्य है, तो ऑप्शन में कार्य होगा नहीं, और यहीं ऊर्जा का भी मात्रक हो जाता है और यहीं ऊष्मा का भी मात्रक हो जाता है। तो आप ढूंढो कि तीनों में से कोई एक ऑप्शन में होना चाहिए। तो जी सर ऊर्जा है हमारे पास, तो हम आराम से कर देंगे किलोवाट घंटा। और याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग कहते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट है ना, यूनिट। यूनिट जो बिजली बिल आप में निकालते हैं, 3 यूनिट आया है, 10 यूनिट आया है, 20 यूनिट आया है, तो आप यहाँ से यूनिट की संख्या में निकाल सकते हैं कि घर में कितने यूनिट बिजली उठा है। तो यूनिट की जो संख्या होती है कैसे निकालोगे, एक काम कर रहे ना, घर में कितना वाट का बल्ब जला रहे हो, कितना वाट का पंखा जला रहे हो, कितना वाट का एसी जला रहे हो, सब जोड़ लेना, वाट जोड़ लेना, कितना वाट हुआ, और वाट को जोड़ लेना, गुना कर देना कि कितना समय तक तुमने जलाया है, और फिर भाग दे देना 1000 से। तो यहाँ से तुमको आ जाएगा यूनिट की संख्या कि तुम्हारे घर में बिजली बिल कितना आना चाहिए, इस फार्मूला से आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ये देखो काफी खूबसूरत सवाल है। मनुष्य के शरीर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध। देखो ये सवाल में बिहार बोर्ड कहता है 50,000। बिहार बोर्ड कहाँ कहता है मुझे नहीं मालूम। मॉडल पेपर एक 2011-2013 में आया हुआ था, उस मॉडल पेपर में सवाल का आंसर 50,000 दिया हुआ था। उसी समय से सारे टीचर, सारे बच्चे 50,000 याद करते चले गए। लेकिन इसकी पुष्टि कहीं नहीं है दोस्त, इसकी पुष्टि कहीं नहीं है। मैं आपको बताता हूँ जेन्युइन चीज़। एक मानव शरीर का प्रतिरोध जो है ना 1 मेगा वोल्ट तक हो सकती है, मेगा ओम तक हो सकती है। मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है मेगा ओम तक हो सकती है। इसका मतलब 10⁻6 ओम तक हो सकता है, अधिक से अधिक। अगर वह आदमी नहा लेता है तो तुरंत उसका प्रतिरोध 1000 ओम तक गिर जाएगा। समझ रहे बात को, 1000 ओम तक तुरंत उसका प्रतिरोध, भींगा हुआ आदमी। और एक बार जब आप में करंट चला गया तो तुरंत शरीर को तोड़ देगी, तुरंत शरीर का भंजन कर देगा, और 1000 से यह प्रतिरोध तुरंत हो जाएगा 500 ओम। समझ रहे बात को, और उसके बाद तो मरिए जाइएगा। तो शरीर का, मानव शरीर का तापमान 10⁻6 तक हो सकता है, भीग जाने पर 1000, और भीगने के तब करंट आपको मारेगा, जब बिजली आपके अंदर से प्रवाहित होगी तो आपके शरीर का तुरंत भंजन कर देगी और 500 ओम तक आपका प्रतिरोध हो जाएगा। शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं, जैसे फेफड़ा हो गया, कलेजा हो गया, दिल हो गया, धड़कन हो गया, लीवर हो गया, है ना, इन सबों का जो होता है 300 ओम के आसपास आपका प्रतिरोध होता है। तो सर हम लोग कौन मारेंगे? देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आता है तो आप 1000 क्लिक करिएगा, लेकिन बिहार बोर्ड की सरकार में अगर आपसे पूछता है तो आप 50,000 क्लिक करिएगा, क्योंकि 50,000 बिहार बोर्ड ऑप्शन पे क्लिक करता है। चलिए दोस्त
क्वेश्चन नंबर 22। 10 एम्पियर की धारा आई दे दिया 10 एम्पियर, ठीक है ना। अच्छा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो क्यू तो निकल जाएगा धड़ाक से, बिना सोचे समझे 10 गुना 10 100 कूलम्ब आ गया। अब क्या कह रहा है कि यदि वोल्टेज 15 वोल्ट हो, यदि वोल्टेज 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा। अरे दूसरा नंबर चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़े थे क्या, W बराबर Q इंटू V। तो Q दिया हुआ है 100 और वोल्ट दिया हुआ 15, तो आपका काम हो गया 1500 जूल। तो देखो आंसर देख लो कौन सा है, 1500 जूल, ऑप्शन नंबर ए। बेहद आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए। 23 में 5 ओम का प्रतिरोध है, एकदम बढ़िया 5 ओम का प्रतिरोध है। आर जो हो गया 5 ओम हो गया, जिसका वोल्टेज जो है 7 वोल्ट है और 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। 20 मिनट का मतलब समझ रहे हैं ना, तुरंत इसको कैलकुलेट कर दीजिए आप 1200 सेकंड में। अब क्या कह रहा है, उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। उत्पन्न ऊष्मा अगर निकालना है तो V² इंटू टी करना पड़ेगा, और ये जो आएगा आपका V का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बटा में R के जगह पे 5 और गुना टाइम के जगह पे 1200। ये जो भी दोस्त आएगा ना ये जूल में आएगा, ये जो भी आएगा हमारा जूल में आएगा। अगर हम जूल को 4.2 से भागा दे दें तो अब जो हमारा आएगा वो आएगा कैलोरी में। अगर आपको जूल में कोई चीज आ गया, कोई ऊर्जा जूल में आ गई, आप उसने क्या किया 4.2 से भाग दे दिया, तो 4.2 से भाग दे दीजिएगा ना तो वो कैलोरी में आ जाएगा। आप इसको भाग करिए, इसको कैलकुलेट करिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा 2800 कैलोरी, और आंसर है आपका डी। आंसर है कौन सा, डी। कर लीजिए, नोट करके पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। एक अस्थायी विद्युत धारा असमान परिच्छेद वाले धातु के चालक में बहती है। एक अस्थायी धारा जो है असमान परिच्छेद मतलब एक ऐसे तार से प्रवाहित होती है जिसका क्षेत्रफल कभी बड़ा कभी छोटा है। दो तार, आप बिजली के पोल पर से तार खींच के ला रहे हैं, आप मोटा तार खरीद के लाए थे, बीच में समाप्त हो गया, बीच में खत्म हो गया। तो जब बीच में खत्म हो गया तो उसके बाद आपने पतला तार जोड़ दिया। तो अब मैं पूछ रहा हूं ये कि वहां पर कौन सा ऐसा चीज होगा जो नहीं बदलेगा। वही चीज है चालक के लंबाई के अनुदिश स्थिर राशि कौन है। तो एक बात बताओ, तुम मोटा तार जोड़ते या पतला तार जोड़ते। जब मोटा वाले तार से धारा आ गई है तो पतले तार से भी अब उतनी ही धारा जाएगी। समझ रहे हो बात को ना, धारा कम नहीं होगी। हाँ ये जरूर हो सकता है प्रतिरोध ज़्यादा होने से आपकी ऊर्जा की हानि ज़्यादा हो, लेकिन धारा उतनी ही जाएगी। तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा उसमें स्थिर रहेगी। तार मोटा हो या पतला हो, जब एक बार धारा इंटर कर गया तो उतनी ही धारा इंटर बाहर भी निकलेगा। अब तार को मोटा करो पतला करो फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर नंबर हमारा हो गया डी। दोस्त क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पर। 25 क्वेश्चन क्या बोलता है, समान प्रतिरोध वाले एन चालकों को पहले श्रेणी क्रम में अगर आपने जोड़ा है तो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन बार, तो n इंटू आर हो जाएगा। अगर उसी प्रतिरोध को फिर से समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 1/r इक्वल टू पैरेलल में 1/r n बार, तो n/r। अगर हम पलट दे r p निकाल लें तो हो जाएगा r/n। तो देखो हमको क्या करना है, भागा देना है, दोनों का हमको निकालना है रेशियो। देखो r से r खत्म, n चला जाएगा ऊपर, n इंटू एन, n स्क्वायर रेशियो 1। तो हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। कह रहा है कि एक राशि x है जिसका फॉर्मूला ये है। चलो ना ठीक है, एप्सिलॉन नॉट l डेल्टा v बाई डेल्टा t है ना, डेल्टा v बाई डेल्टा t। एक काम करो, एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है मात्रक, फैराड पर मीटर। लंबाई का क्या हो जाता है, मीटर, और इसका हो जाता है वोल्ट, इसका हो जाता है सेकंड। ये देखो खुटुक खुटुक, क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं कि भाई F इंटू भी है, F इंटू क्या है, भी है। क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, F क्या है, फैराड क्या है, C का मात्रक है, ये वोल्ट है, याद रखिएगा ये क्या है, वोल्ट है ना। अब देखो ये हो गया C और यहाँ पर आपका हो गया सेकंड, और यहाँ पर हो गया भी। तो देखो C इंटू भी किसका फॉर्मूला है, Q का, आवेश का, Q बराबर C भी, और सेकंड का सेकंड किसका है, टाइम का। सेकंड किसका है दोस्त, टाइम का है, सेकंड है टाइम का। तो Q बाई T क्या होता है, I होता है। क्या होता है, I होता है। मतलब ये जो भी एक्सप्रेशन है वो धारा का एक्सप्रेशन है। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्लियर है,
चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पर। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर। बहुत खूबसूरत सवाल है। देखो, धातु का जब आप तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, याद रखिएगा। धातु का जब आप तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और धारा उससे कम जाएगी। अब सुनो, अर्धचालक अगर है, इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है। अगर आप इसका तापमान बढ़ाइएगा तो इसका प्रतिरोध कम होता है और ये चालक के रूप में परिवर्तित होने लगता है। लेकिन हमें धात्विक चालकों के बारे में बात करना है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है और हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 वोल्ट ओम है। यदि सेल एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ा हुआ हो और उसे धारा 1 एम्पियर जा रही हो, यदि उसे धारा क्या सॉरी फिर से देख लो, विद्युत वाहक बल इतना, आंतरिक प्रतिरोध, बाहर एक सेल से जोड़ा गया होगा, एक प्रतिरोध से जोड़ा गया है जिसमें धारा 1 एम्पियर की जा रही है, तो बोलो सेल का विभवांतर क्या होगा। सुनो बात को, सेल से बैटरी निकल रही है, मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो वोल्टेज लगातार कम होगा, और डिस्चार्जिंग का समीकरण आप जानते हो ये वाला। मुझे वोल्टेज निकालना है, विभवांतर निकालना है। 1.5 माइनस आई हो गया 1 और आर हो गया 0.5, तो 1.5 माइनस 0.5 हमारा हो जाएगा 1 वोल्ट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भैया, ये बी नंबर। ये कितना नंबर, बी नंबर। क्लियर, ओके। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए जब भी तार का जंजाल लग जाए, जब भी बहुत सारा तार लग जाए और तुमको कुछ समझ में ना आए, तो याद रखिए उस समय एक वैज्ञानिक थे किरचॉफ, और यह हमारा नैया पार लगाएंगे। तो तार का जब जाला लगा हो और हमको कुछ समझ में ना आता हो तो किरचॉफ का रूल लगा के नैया को पार लगा लो। ओम का नियम प्रतिरोध निकालने के लिए V बराबर IR, जूल का नियम वही ही उष्मा निकालने के लिए I² RT, बहुत सारी चीज़ें जूल के नियम में और भी चीज़ें हैं। फैराडे का नियम सर E बराबर है ना -N dφ/dt, ये वाली चीज़ें। तो ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में इस्तेमाल होंगी, ये उष्मा निकालने के लिए, ये प्रतिरोध धारा वोल्टेज निकालने के लिए। लेकिन धारा का जाल में से धारा निकालना हो, कुछ निकालना हो, परिपथ सर्किट एक जटिल परिपथ सॉल्व करना हो तो किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। प्रथम नियम है ये किरचॉफ का कि किसी बिंदु पर जितनी धारा आएगी उतनी धारा जाएगी। यदि आने वाली प्लस ले लो, जाने वाली माइनस ले लो और सबको जोड़ोगे तो बीजगणितीय योग 0 आएगा। ये प्रथम नियम है किसका, किरचॉफ के प्रथम नियम। आइए, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ होता है। देखिए, पहले के सवाल में मैंने आपको बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रतिरोध को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो प्रतिरोध बड़ा हो चाहे वो प्रतिरोध छोटा हो, मैटर नहीं करता। तो हम क्या कहेंगे कि उच्च एवं निम्न दोनों प्रकार के प्रतिरोधों को मापने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का इस्तेमाल किया जाता है। 32, ये भी सवाल खूबसूरत है। दो सेलों का जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, प्रतिरोध R1 तथा R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। आइए जरा समझिएगा इस सवाल को। E1 E2 R1 R2, अब क्या कह रहा है, इनका रिजल्टेंट विद्युत वाहक बल आपको बताना है। देखो, रिजल्टेंट विद्युत वाहक बल अगर आपको बताना है तो V बराबर हमको IR करना पड़ेगा। V बराबर क्या करना पड़ेगा, IR। तो पहले I निकालो, इनसे धारा निकालो, इनसे धारा कितनी प्रवाहित हो रही होगी। धारा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, धारा देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इससे धारा निकालो तो V बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ से धारा मान लेते हैं I1, यहाँ से धारा मान लेते हैं I2, तो धारा निकालो यहाँ I1 बराबर V/R होता है E1/R1। यहाँ से अगर धारा निकालोगे I2 E2/R2, तो नेट धारा कितनी हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। I1 कितना हो गया, E1/R1 E2/R2। समझ रहे हो। यहाँ से अब क्या करेंगे सर, I निकालने के लिए क्या किया जाए, I निकालने के लिए सिंपल सा इसको जोड़ दो, E1R2 प्लस E2R1, अब बटा में हो गया R1 प्लस R2, ये I आ गया। अब प्रतिरोध चाहिए मुझे इक्विवेलेंट प्रतिरोध चाहिए। तो भैया अगर आपको प्रतिरोध चाहिए, प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा, ये R1 है ये R2 है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में जब जुड़े हुए हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। देखो कितना खूबसूरत सा आ जाएगा तुम्हारा, 1/R बराबर R1 प्लस R2 ऊपर,
नीचे एलसीएम में R1 R2। अब R अगर निकालना है तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। अब मुझे विभवांतर चाहिए तो V बराबर I के जगह पे कितना रखोगे, ये पूरा I के जगह पे E1 R2 प्लस E2 R1 बटा में R1 प्लस R2 इंटू R के जगह पे R1 R2 है ना, R के जगह पे ना, एक सेकेंड यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, R1 प्लस यहाँ पे क्या कर लोगे भाई, यहाँ पे देख लो V बराबर I के जगह पे तुमने कितना रख लिया, I के जगह पे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है दोस्त। मिस्टेक क्या है यहाँ पर कि R1 R2 एलसीएम हो जाएगा ना, R1 R2 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, R1 R2 है ना, V के जगह I के जगह पे, I के जगह पे इतना और R के जगह पे R1 R2 अब बटा में R1 प्लस R2। तो ये ख़त्म, हमारा जो आ जाएगा E1 R2 E2 R1 अब बटा में R1 प्लस R2। ये हमारा विभवांतर हो गया, संयुक्त विभवांतर हमारा वो हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी। देख लो, क्लियर। इसको आप कर सकते हो दोबारा तिबारा, क्योंकि खूबसूरत सवाल है। 33 भी बहुत खूबसूरत सवाल है। बोल रहा है कि 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ध्यान दीजिएगा, कहाँ जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो शक्ति के लिए फॉर्मूला ये आ जाता है। अब शक्ति के लिए फॉर्मूला तो I² जो होता है P/R के बराबर हो जाता है। मतलब कि धारा उसी से जाएगा जिसका प्रतिरोध कम होगा, धारा उसी से ज़्यादा जाएगा जिसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो देखो कह रहा है कि किस बल्ब की दीप्ति उच्चतम होगी, कौन ज़्यादा जलेगा, तो ज़्यादा वही जलेगा जिससे धारा अधिक जाएगी। धारा अधिक किससे जाएगी, जिसकी प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध किसका कम है, 40, 60 और 100 में 40 का। तो हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 40। यहीं अगर समांतर क्रम में जोड़े हुए होते, समांतर क्रम में जोड़े गए होते तो उल्टा हो जाता, 100 वाट की दीप्ति ज़्यादा हो जाती। चलिए दोस्त 34, 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना, तो पावर को इक्वल निकालने का यहीं से रूल है, 1/60 प्लस 1/40 कर दो, है ना। अगर यहीं समांतर क्रम में जोड़े होते तो 60 और 40 डायरेक्ट 100 मार देते हैं हम, लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो उल्टा करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। और हमारा यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, 120, ये 2 + 3 यानी कि 5/120 यानी 1/24। ये देखो 1/P 1/24, तो हमारा P जो है 24 वाट, P जो है हमारा 24 वाट। ऑप्शन नंबर डी। बेहद आसान सवाल है ये सारे सवाल, है ना। आपको टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है नीचे, टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम में नीचे जाइएगा तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम में जाके बूम बूम फिजिक्स को ज्वाइन करिए। डेली आपको PDF मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने आज भेजा है एक, जिसका डिस्कशन मैं कल कराऊंगा। तो वो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप कितना कर पा रहे हो। जो फंसेगा वो तो हम डिस्कस करेंगे, सारे डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। तो विद्युत धारा का मात्रक यहाँ पूछ रहा है दोस्त। विद्युत धारा का मात्रक अगर पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कूलम किसका मात्रक है सर, आवेश का, ये आवेश का। फैराड किसका मात्रक है सर, धारिता का, किसी भी चालक की धारिता का। और वोल्ट किसका मात्रक है सर, विभवांतर का। तो आपको ये सारे चीज़ें याद रहना चाहिए। यहाँ एम्पियर जो है वही है धारा का। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्त, ए नंबर। क्लियर है, ये सारों नोट कर लीजिए ताकि आपको कहीं भी इसमें से कोई कभी पूछे तो कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत परिपथ में विभवांतर को कहाँ मापा जाता है। अब ये भी बताया मैंने, एम्पियर को किस में मापते हो, धारा को मापते हो। ओम को किस में मापते हो, भाई प्रतिरोध को मापते हैं ओम से, ठीक है। अच्छा, वाट को किस में मापते हो, शक्ति से मापते हैं सर वाट को। और वोल्ट को किस में मापते हो, वोल्ट को मापते हो विभवांतर को। तो हमारा ऑप्शन में जो पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी प्रवाहित होगी। फिर से वहीं आ गया, और इसके लिए एन निकालने के लिए आपके लिए खूबसूरत सवाल, इससे अच्छा कोई ट्रिक नहीं है। एन बराबर IT/E। तो आई कितना है, 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 के पावर -6 एम्पियर। टी कितना 1 और ई कितना 1.6 गुना 10 के पावर -19। भाई 1/1.6 करोगे तो 0.625 मिलेगा, और 10 के पावर -6 ऑलरेडी तुम्हारे पास है, ऊपर 10 के पावर -19 जाएगा तो प्लस में 19 हो जाएगा। हमारा 0.625 गुना 10 के पावर 19 में से 6 घटाओगे तो 10 के पावर आपको 13 बचेगा। हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए
38। ये भी सवाल उसी पर है, ये भी सवाल उसी पर है। एक हाइड्रोजन परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतना मीटर की त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षा में घूमता है। समय अंतराल दे दिया तुमको 1.5 गुना 10⁻⁶ सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन की गति से संबद्ध धारा का मान, अरे भाई I बराबर Q/T होता है। घूम कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पकड़ लो यहाँ 10⁻⁻19। कितना समय में घूम रहा है? तो 1.5 गुना 10⁻⁻⁻16 है ना। तो ये देखो आ जाएगा आपका कितना, 1.6 में 1/5 से भाग दोगे तो 1.07, और ये 10⁻⁻19 है, ये -16 ऊपर जाकर 16 हो जाएगा। तो आपके पास एक बेहद आसान टाइप का ये आपका मिल जाएगा, इतना एम्पियर की धारा मिलेगी आपको, और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप इसको पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में। कह रहा है कि किसी चालक तार में I धारा प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी है ना। I बराबर क्या होता है? I बराबर NeA भी क्या है? अनुगमन वेग। क्या कह रहा है कि भी बराबर हो जाएगा आपका I/NeA। ये क्षेत्रफल है। I एम्पियर होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है। यदि इसी धातु के परंतु दुगुनी त्रिज्या दुगुनी कर दे। अब देखो त्रिज्या अगर दुगुनी कर देगा ना, πr², त्रिज्या अगर दुगुनी कर देगा ना, तो आपका जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, त्रिज्या दुगुनी कर दी जाएगी तो आपकी जो क्षेत्रफल होता है 4 गुना हो जाता है। तो अब नया वाला अनुगमन वेग देखो, I के जगह पर कह रहा है कि धारा 2I कर दीजिए, कर दिए सर, और आप त्रिज्या दोगुनी कर दे, त्रिज्या दोगुनी कर दीजिएगा तो क्षेत्रफलवा आपका जो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो 2 से 2 मतलब खत्म कर दिए, यानी कि I/NeA और इंटू 1/2 हई जवन हो पहले का अनुगमन वेग हो, आई में 1/2 से गुना कर देम तो आ गई V/2, माने नया अनुगमन वेग जो होगा पहले वाले का क्या होगा? आधा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? 40 नंबर में क्या है? कौन सही है? धारा अदिश है, ऑफकोर्स अदिश है, और धारा घनत्व सदिश है। एकदम सही है सर। I अदिश होता है और J सदिश होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारा तो एकदम पहले नंबर सही मिल गया। खैर आगे भी पढ़ लेते हैं। धारा सदिश है? नहीं। दोनों सदिश है? नहीं। दोनों अदिश है? नहीं, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा ए। तो दोस्त 40 क्वेश्चन का सेट आपके सामने समाप्त हुआ। ये 40 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है, और 40 क्वेश्चन आपके कॉपी में लाइन बाय लाइन होना चाहिए दोस्त। क्लियर है? और इस बार ये बहुत ही बेहतरीन साबित होगा इस साल के लिए, इस साल आने वाले क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों कल जो वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के सामने वो होगा जो मैंने आज टेलीग्राम में ग्रुप में डाला है, और वो सेमटप टेस्ट का पेपर है। तो मिलते हैं दोस्त अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।